हेलो स्टूडेंट, आज हम यूआरटीएस 8 के सॉल्यूशन को लेकर आए हैं। यूआरटीएस 8 का जो सिलेबस है वो हमारा है वेव ऑप्टिक्स और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वेव ऑप्टिक्स आपके नीट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम देखें ओवरऑल तो वेव ऑप्टिक्स से 2 सवाल आते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कमोबेश 1 से 2 सवाल आते हैं। तो ये टेस्ट का सोल्यूशन आप क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से बनाइएगा। इसका सोल्यूशन अभी हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अ लाइट वेव इज इंसिडेंट नॉर्मली ओवर अ स्लिट ऑफ विथ 24 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। द एंगुलर पोजिशन ऑफ सेकेंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इज 30 डिग्री। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट? तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए आप। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन का है। तो मान लीजिए ये सिंगल स्लिट है, यहाँ पे हमारा स्क्रीन रहा होगा, इस पे लाइट जब गिर रहा है, मान लेते हैं कि ये हमारा लाइट जो गिर रहा है, मान लीजिए ये हमारा लाइट गिर रहा है, यहाँ से लाइट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा। तो सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन के लिए आपको क्या पता है? सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन के लिए मिनिमा का कंडीशन आपको क्या पता है? अगर आप थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा, इसके लिए होता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। बेसिक यहाँ पे हमारा n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? n क्या है? नंबर ऑफ फ्रिंज, जो कि दिया हुआ है एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क फ्रिंज। सेकेंड तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू 2। एंगुलर पोजीशन दे दिया है, मतलब थीटा का वैल्यू दे दिया है क्या आपको? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या स्लिट विथ भी दे दिया है क्या? मतलब स्मॉल डी का भी वैल्यू आपको दे दिया है। डी बराबर कितना है? 24 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 24 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। अब ये डाटा हम इस फार्मूला में पुट कर देते हैं। तो अगर आप इस फार्मूला में पुट कीजिएगा, डी का वैल्यू कितना है? 24 इंटू 10 की पावर -7 साइन 30 डिग्री। अभी लिख दे रहे हैं हम साइन 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू एन का वैल्यू कितना? 2 और लेमडा हमें कैलकुलेट करना है। चलिए यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बोलो बच्चों? दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू लेमडा। तो यहाँ से देखिए अगर हम इसको कट करें तो क्या क्या आता है हमारा? ये 12 टाइम्स में कट हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो लेमडा का जो वैल्यू आया, लेमडा इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। लेकिन क्या आंसर मीटर में दिया है क्या? नहीं। किस में दिया है? एंगस्ट्रॉन में। एंगस्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है? 10 की पावर -10। तो क्या हम इसको 10 की पावर -10 में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसके लिए हमको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 है तो इसमें 10 की पावर -3 ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर -10 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 6000 और ये एंगस्ट्रॉन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ए जो होगा हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंगल स्लिट ऑफ विथ डी इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ बीम ऑफ वेवलेंथ लेमडा, एंगुलर विथ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑब्टेन्ड इज। बहुत ही बेसिक सवाल। अगर ये सवाल को आप देखिएगा तो ये फॉर्मूलेटिक सवाल है, इसीलिए हम बोलते हैं आपसे बार बार कि आप शॉर्ट नोट्स को बनाइए, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि नीट में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि डायरेक्ट फार्मूला से सवाल आया हुआ है। ये भी फार्मूला से डायरेक्ट सवाल है। देखिए सवाल को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारा सिंगल स्लिट है, यहाँ पे हमारा स्क्रीन है। हमको पता है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनता है, ये हमारा, यहाँ पे अगर हम पैटर्न को देखें तो यहाँ पे एक हमारा, ये हमारा मिडिल पॉइंट और यहाँ पे हमारा एक सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। इसका लीनियर विथ, फ्रिंज विथ कितना होता है बच्चों? ये हमारा बीटा को जो वैल्यू आता है, ये वाला लेंथ जो होता है फ्रिंज विथ, बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी अपॉन 2 लेमडा डी अपॉन डी। ठीक है, ये है लीनियर फ्रिंज विथ। लेकिन जब एंगुलर की बात करेंगे, दैट इज इक्वल टू वाई टेन थीटा। तो टेन थीटा डी जो कि हमारा y डिवाइडेड बाई डी, ये हमारा y है। तो एंगुलर फ्रिंज विथ कितना हो जाएगा? बी थीटा, दैट इज इक्वल टू 2 लेमडा डी अपॉन डी डिवाइडेड बाई डी।
ये एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम एंगुलर पोजीशन की बात करेंगे तो याद करने का तरीका है कि उसमें कैपिटल डी नहीं आता है, उसमें कैपिटल डी नहीं आता है। क्यों? यहाँ से आप देख सकते हैं कैपिटल डी से कैपिटल डी हो कट गया, तो ये हमारा कितना आ गया 2 लेम्डा अपॉन डी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 2 क्वेश्चन आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर इज एविडेंट बाई। किससे हम जाने कि ट्रांसवर्स होता है? तो आपको इसमें अगर ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही आपको दिख रहा है। जब हम पोलराइजेशन पढ़ते हैं या जब वेव नेचर जब पढ़ते हैं तो उसमें हम पोलराइजेशन होता क्या है, अगर आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमारा लाइट वेव जो है वो सारे एक्स वाई, अगर तीनों डायरेक्शन में हम देखें इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते रहते हैं। लेकिन अगर हम मान लीजिए पोलराइजर से निकालते हैं तो क्या सारे डायरेक्शन इसमें जा पाते हैं? क्या सिर्फ एक डायरेक्शन निकल पाता है? अगर इसका हम वाइब्रेशन देखें तो इट्स रिमेन्स ओनली इन वन डायरेक्शन। तो ये प्रूफ क्या करता है कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस नेचर का है? ट्रांसवर्स नेचर का। तो ये कौन सा फिनोमिना है? पोलराइजेशन। ये हमारा जो फिनोमिना है ये क्या है? पोलराइजेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान सवाल था। फोर्थ क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉर सिंगल स्लिट सेपरेशन इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस क्वेश्चन को जरा सा आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास मान लीजिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये हमारा कैपिटल डी है, इसके और इसके बीच का ये डिस्टेंस मान लीजिए डी और ये डिस्टेंस मान लीजिए डी है, जो कि डी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमम सिंगल स्लिट सेपरेशन ये किसके बराबर है? इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ ऑफ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मतलब ये डी किसके बराबर है मेरे भाई? दैट इज इक्वल टू 2 लेम्डा के बराबर है। ये डी किसके बराबर है? 2 लेम्डा के बराबर है। अब इसका जरा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। इसका जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, एक चीज तो कंफर्म है मेरे भाई कि जब लाइट आएगी तो इस मिडिल पॉइंट पे डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है? 0। जब डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 होता है तो यहाँ मैक्सिमा बनता है कि मिनिमा? ये मैक्सिमा बनता है। तो एक मैक्सिमा तो हमें मिलेगा ही मिलेगा जहां पाथ डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा? 0। तो ये 0 हो गया। अब थोड़ा सा बात को ध्यान देना मेरे भाई, जब यहाँ से लाइट जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे गया फिर यहाँ पे गया, कुछ ना कुछ पार्ट डिफरेंस आएगा। ऐसे ही ये लाइट अगर इन्फिनिटी तक चला गया, ये भी लाइट अगर इन्फिनिटी पे चला गया, देखिए यहाँ से आपको कुछ ऐसे लाइट जाता हुआ दिखाई देगा, यहाँ से कुछ ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा तो उन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा? डेट इज इक्वल टू 2 लेम्डा। कहीं ना कहीं यहाँ पे डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 लेम्डा। सेम सिनेरियो नीचे में डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 लेम्डा। अगर 0 है अंतिम में 2 लेम्डा, तो मेरे भाई कहीं ना कहीं बीच में लेम्डा आया ही होगा, कहीं ना कहीं इधर में नीचे बीच में लेम्डा आया ही होगा। तो इसी तरह देखिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लेम्डा पे हमें क्या मिलता है? मैक्सिमा। तो देखिए एक मैक्सिमा, ये सेकेंड वाला, ये थर्ड, ये हमारा फोर्थ, ये हमारा फिफ्थ। तो कितने मैक्सिमा मिल रहे हैं? एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क लगाइएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन नीट लगातार पूछता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन है, A Young's double slit experiment uses a monochromatic source. The shape of the interference fringe formed on straight line. ये तो थ्योरेटिकल है, आपको पता होगा कि स्लिट पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है वो कैसा बनता है। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो यहाँ पे सेंटर में हमारा मैक्सिमा, यहाँ पे मैक्सिमा बनता है, फिर मिनिमा बनता है, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। तो ये कौन सा शेप फॉर्म करता है? स्ट्रेट लाइन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थ्योरेटिकल सवाल।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When on polarized light of intensity I naught is incident on a polarizing sheet, the intensity of light which do not get transmitted। तो पोलराइजर का एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ये लाइट है, इसके पार्टिकल सारे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। अब जब हम एक सीट ला रहे हैं, मान लीजिए कि एक सीट हम यहाँ से लाए, पोलराइजिंग सीट, तो इसमें से जब ये लाइट इधर जाएगा तो कितना इंटेंसिटी कम हो जाता है, मतलब कितने इंटेंसिटी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपको पता होगा आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटेंसिटी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कौन सा इंटेंसिटी होगा जो ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। तो देखिए, तो हमारे ऑप्शन में आई नॉट बाई 2 कहीं दिख रहा है क्या, तो थर्ड में हमें दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन दैट इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आई नॉट बाई 2 इंटेंसिटी होगा तो पोलराइजिंग सीट से वो पास ट्रांसमिट, अच्छा वर्ड कहिए कि ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, in a Young's double slit experiment the intensity at a point where the path difference is lambda by 6, lambda being the wavelength of the light used, is I. If I naught denotes the maximum intensity, I divided by I naught is equal to what। बहुत बढ़िया सवाल है, हमें इंटेंसिटी फाइंड करना है, इंटेंसिटी फाइंड करना है। इंटेंसिटी विल बी व्हाट, कहाँ, जहां पाथ डिफरेंस का वैल्यू कितना है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला अगर याद होगा तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आई बराबर आई मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई 2। डेल्टा फाई क्या होता है, डेल्टा फाई इज फेज डिफरेंस। अब आपका दिमाग घूमेगा कि हमें तो भाई पाथ डिफरेंस दिया है और हमें जरूरत किस चीज की है, फेज डिफरेंस की। तो क्या अपने नोटबुक में झांकिए, क्या आपको फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन पता है क्या। जी हाँ, क्या होता है रिलेशन, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस। तो यहां से देखिए फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस कितना है, लेमडा बाई 6, लेमडा बाई 6, लेमडा से लेमडा कैंसिल, 2 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। पाई बाई 3 मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो इस फार्मूला पे रख दीजिए आप, इस फार्मूला पे रख दीजिएगा तो आई विल बी इक्वल टू, आई मैक्स का वैल्यू दिया हुआ है क्या, देखिए आई नॉट डिनोट्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो आई मैक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट और ये कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, तो 60 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो आई विल बी इक्वल टू आई नॉट इंटू ये √3, तो ये आ जाएगा 3, 2 का कितना 4, तो ये आ गया हमारा कितना 3 आई नॉट डिवाइडेड बाई 4। हमें वैल्यू निकालना है आई डिवाइडेड बाई आई नॉट, आई डिवाइडेड बाई आई नॉट दैट विल बी इक्वल टू 3/4 आई नॉट डिवाइडेड बाई आई नॉट, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 3/4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये भी बढ़िया सवाल था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द फिनोमिना ऑफ इंटरफ्रेंस इज शोन बाई, कौन कौन से, क्या साउंड इंटरफ्रेंस पैटर्न को शो करता है, बिल्कुल करता है। जब आप साउंड वेव पढ़ते हैं तो वहां भी देखते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा बनता है, मैक्सिमम साउंड सुनाई देता है, मिनिमम साउंड सुनाई देता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हमारा करता है, ट्रांसवर्स वेव भी करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी करता है। तो ऑल ऑफ द एबव टाइप ऑफ द वेव इज द करेक्ट ऑप्शन। लॉन्गिट्यूडनल भी हमारा शो करता है, ट्रांसवर्स भी हमारा शो करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हमारा शो करता है। तो तीनों हमारा इंटरफ्रेंस पैटर्न को शो करता है, तो ऑल ऑफ द एबव विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट में, इफ 2 लाइट वेव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी हैव इंटेंसिटी रेशियो 4:1 एंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इन दी पैटर्न विल बी। बहुत बढ़िया सवाल, ऐसे क्वेश्चन पॉपुलर सवाल होते हैं, ये आपको आने ही चाहिए। अगर आप
YDAC पढ़ रहे हैं, इंटेंसिटी का टर्म आता है। तो ये क्वेश्चन बढ़िया सवाल इसलिए है ना क्योंकि ये साउंड वेव में भी आता है और वेव ऑप्टिक्स में भी आता है। तो आप एक जगह अगर समझ लिए तो दूसरी जगह समझने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे हमको I1 डिवाइडेड बाई I2 का वैल्यू दिया हुआ है क्या, कितना, 4/1। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आए तो आप मान लिया कीजिए कि हमारा I1 का वैल्यू कितना रहा होगा 4, I2 का वैल्यू कितना रहा होगा 1। देखिए 4:1। तो अगर हमें I max बाई I मिनिमम निकालना है, I max डिवाइडेड बाई I मिनिमम, तो ये हमको अगर आपको फॉर्मूला याद हो दैट इज इक्वल टू √I1 प्लस ऑफ √I2 का होल स्क्वायर। I मिनिमम के लिए बोलो I1 माइनस ऑफ √I2 का होल स्क्वायर। देखिए क्या वैल्यू हम रख दे, क्या बहुत आसान सवाल होते हैं ये सब। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा I max डिवाइडेड बाई I मिनिमम दैट विल बी इक्वल टू √4 प्लस ऑफ √1 डिवाइडेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √4 माइनस ऑफ √1 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 कितना 2, 1 के कितना 1। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 2 + 1 का होल स्क्वायर और ये 2 - 1 का होल स्क्वायर। 2 + 1 कितना 3 का होल स्क्वायर कितना 9 डिवाइडेड बाई 2 - 1 कितना 1 का होल स्क्वायर कितना 1। तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा 9:1। कौन सा ऑप्शन सही है मेरे बच्चे, दैट इज इक्वल टू 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़िया। आइए नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ये कभी कभी इंटेंसिटी का देता है और कभी कभी एम्पलीट्यूड का भी देता है। तो एम्पलीट्यूड वाला में भी सेम कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि अगर आपको याद हो कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A² होता है क्या, तो वहां पे √I यूज नहीं करते हैं, A1 + A2 I मैक्सिमम में और I मिनिमम में A1 - A2। ठीक बात। आइए नेक्स्ट सवाल। इफ द एम्पलीट्यूड, अच्छा एम्पलीट्यूड का रिलेशन यहाँ पे देख लिए। देखिए हम आपको बोल रहे थे इफ द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ टू सोर्स प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इज 3/5, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा इज। फिर से हमको सेम चीज निकालना है, I max डिवाइडेड बाई I मिनिमम निकालना है। अब इंटेंसिटी के टर्म में नहीं, किसके टर्म में, एम्पलीट्यूड के टर्म में। तो हमको तो पता है ना मेरे भाई, I max डिवाइडेड बाई I मिनिमम एम्पलीट्यूड के टर्म में कितना होता है, दैट इज इक्वल टू A1। क्योंकि अगर आप इसको देखिएगा √I1, क्या A को हम √I लिख सकते हैं क्या, देखिए A को अगर A हम इधर लाए तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √I लिख सकते हैं ना। तो √I1 की जगह क्या आ जाएगा A1, √I2 की जगह क्या आ जाएगा A2। तो सेम हम इसको सॉल्व कर देंगे, A1 प्लस ऑफ A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 माइनस ऑफ A2 का होल स्क्वायर। ठीक बात। हमें किस चीज का रेशियो दिया है, A1/A2 का रेशियो दिया हुआ है। तो A1 डिवाइडेड बाई A2 का कितना है हमारा 3/5। तो A1 बराबर हम कितना मान लेंगे 3, A2 बराबर कितना मान लेंगे 5। ठीक है, क्योंकि हमारा A2 बड़ा है तो इसको वैसे परफेक्ट स्क्वायर है तो आप कुछ भी कीजिएगा तो स्क्वायर में हमारा प्लस ही आएगा। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3 + 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस ऑफ 5 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 + 5 कितना 8 का स्क्वायर और ये कितना -2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ये 64 और ये 4। तो ये आ जाएगा कितना 16, नीचे में 1। तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा 16:1। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है मेरे बच्चे, दैट इज इक्वल टू 3rd इज द करेक्ट ऑप्शन। आसान, दोनों क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का था। तो आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि अगर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो अपने दिमाग में बैठा ही लीजिए। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या है मेरे भाई, द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाई 0.8 mm, मतलब पाथ डिफरेंस का वैल्यू दे दिया है हमें, डेल्टा x का वैल्यू कितना 0.8 मीटर। इन अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे दिया है हमको 120 हर्ट्ज और फेज डिफरेंस डेल्टा फाई का वैल्यू दे दिया है दैट इज इक्वल टू 0.5
पाई। बोला है कि आप वेव वेलोसिटी फाइंड कीजिए, मतलब v का वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो आपको देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी डाटा वाले हो ना, तो एक तरीका हम आपको बता रहे हैं कि जो भी दिया हुआ है आप उसको एक बार लिख लीजिए। उससे होगा क्या, उससे आधे सवाल ना सॉल्व हो जाते हैं। मतलब 100% अगर मान के चलिए तो 40 से 50% क्वेश्चन यहाँ पे अब सॉल्व हो चुका है, क्योंकि आपको पता चल गया क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो देखिए v निकालने के लिए तो हमारे पास v का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर f इंटू लेमडा। क्या फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या लेमडा दिया हुआ है, क्या नहीं। तो लेमडा हमको क्या ये किसी कारणवश दिया होगा ना, तो ये क्यों दिया है, लेमडा निकालने के लिए। तो आप लेमडा यहां से कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको पता है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना दिया हुआ है 0.5 पाई, that is equal to 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस कितना दिया है, that is equal to 0.8 मीटर। तो देखिए क्या क्या कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दे, क्या कर देते हैं। तो लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 दूना 16 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया हमारा 3/2 मीटर। तो यहाँ से वेव वेलोसिटी v बराबर कितना आ जाएगा, v विल बी इक्वल टू f का वैल्यू कितना है 120 इंटू लेमडा का वैल्यू कितना है 3.2। तो ये इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 384 मीटर पर सेकेंड। ठीक बात, आसान क्वेश्चन है। देखिए ये कंसेप्ट ना बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप पीछे का भी क्वेश्चन देखिएगा तो इस कंसेप्ट से क्वेश्चन 2-3 आ रहे हैं। तो ये कंसेप्ट को अपने नोटबुक में जरा वो हेडिंग में डाल लीजिएगा, हाइलाइटर में डाल लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन देम विल बी। तो ये बात हो रही है किसकी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो थोड़ा सा कंसेप्ट को अगर याद करें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब फेज डिफरेंस किसके बराबर होता है 2n पाई के बराबर। वहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है मेरे भाई, जब फेज डिफरेंस किसके बराबर हो 2n प्लस ऑफ 1 पाई के बराबर। हमें किसके बारे में पूछ रहा है, डिस्ट्रक्टिव के बारे में बोल रहा है क्या। तो डिस्ट्रक्टिव में देखिए 2n तो या तो हमारा पाई हो सकता है, या 3 पाई हो सकता है, या 5 पाई हो सकता है। तो यहाँ से ऑप्शन में देखिए तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पाई मैच कर रहा है क्या। सो पाई इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर 2 पाई इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये हो गया 12 क्वेश्चन हो गए हमारे। 13वां क्वेश्चन, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर लाइट ऑफ विच कलर द फ्रिंज विथ ऑफ विल बी मिनिमम। बहुत बढ़िया सवाल। फ्रिंज विथ का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, बीटा इज इक्वल टू एन लेमडा डी अपॉन डी। ठीक है, फ्रिंज विथ का वैल्यू ये होता है। जहां एन का वैल्यू आप रख दीजिए कि 5वां है 6ठा है, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें फ्रिंज विथ और कलर में रिलेशन लाना है। तो देखिए हमारे पास कौन कौन से कलर है व्हाइट लाइट में, VIBGYOR VIBGYOR। अब थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, जब हम V से R की तरफ जाते हैं, जब हम V से R की तरफ जाते हैं तो लेमडा बढ़ता है, लेमडा बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी घटता है। ठीक है, लेमडा मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, वायलेट का। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होगा, रेड का। लेकिन सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, वायलेट का। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, रेड का। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां से आप देख सकते हैं बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है क्या। मतलब जिसका लेमडा ज्यादा उसका फ्रिंज विथ ज्यादा, जिसका लेमडा कम उसका फ्रिंज विथ कम। तो यहां से बताइए तो किसका लेमडा कम है, क्योंकि हमें बोला है कि डबल से विल बी मिनिमम, सबसे कम वेवलेंथ चाहिए। तो यहां से हम जा रहे हैं तो सबसे पहला चांस में हमारा यही नंबर लग रहा है क्या, देखिए VIBGYOR ही आ रहा है क्या, भी वायलेट ही आ रहा है क्या। तो इसका लेमडा भी मिनिमम होता है, मिनिमम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, देखिए वायलेट है क्या हमारे ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज वायलेट इज द करेक्ट ऑप्शन। बात क्लियर है, आसान क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आसान होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। जितने आप इसमें कंसेप्ट लगाइएगा उतने आप अच्छे होइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू टेक प्लेस बिटवीन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा द पाथ। अरे भाई साहब, ये पिछला वाला क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन ही डायरेक्ट शॉर्ट नोट से उठा के दिया है। शॉर्ट नोट्स, ये सारे शॉर्ट नोट्स हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? n लेमडा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कितना होना चाहिए? 2n+1 लेमडा बाई 2। हमें किसके लिए पूछा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पूछा है क्या? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स का वैल्यू किसने बराबर होना चाहिए? n लेमडा के बराबर होना चाहिए। तभी तो आप अगर इस क्वेश्चन में देखिएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, इस क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा कहाँ गया, जिसमें हम 5 निकाले थे, n इज इक्वल टू, और आइए मेरे भाई और आइए, हाँ इस क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा डेल्टा एक्स का वैल्यू n लेमडा है, तभी तो 0 पार्ट डिफरेंस 0, पार्ट डिफरेंस लेमडा, पार्ट डिफरेंस 2 लेमडा, तभी तो ये बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। बात समझ में आए क्या? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारा कितना होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस का जो वैल्यू होता है वो हमारा n लेमडा के बराबर होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n लेमडा के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इफ अ थिन माइका शीट ऑफ थिकनेस t एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 5/3 is placed in the path of one of the interfering beams as shown in figure, the whole interference pattern shift towards the mica sheet। अब एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, माइका शीट को जिस स्लिट के तरफ रखेंगे, जो शिफ्टिंग होता है, प्रिंसिपल मैक्सिमा का जो शिफ्टिंग होता है वो उसी के तरफ होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये S1 के तरफ दिया गया है क्या माइका शीट, तो देखिए जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है वो कहाँ शिफ्ट हो गया? उसी की तरफ शिफ्ट हुआ है क्या? अगर यही यहाँ पे रखा रहता तो ये किधर शिफ्ट होता? नीचे की तरफ। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। कभी कभी थ्योरेटिकली ये सवाल पूछता है कि माइका शीट S2 के तरफ आ गया है तो शिफ्टिंग किधर होगा? क्या ऊपर होगा या नीचे होगा? S2 किधर है? नीचे है, तो शिफ्टिंग भी किधर होगा? नीचे होगा। तो यहां से हमको पता है कि हमारा जो शिफ्टिंग का वैल्यू होता है, शिफ्टिंग डेट इज y का वैल्यू जो आता है y डेट इज इक्वल टू, ये आता है हमारे कितना? μ-1 TD डिवाइडेड बाई D। लेकिन ये D तब रहता है जब दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना हो? स्मॉल d। लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है? ये 2D के बराबर दिया है क्या? तो ये D नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? 2D हो जाएगा। ठीक बात, आगे बढ़ें। अब इसमें वैल्यू पुट करें क्या? म्यू का वैल्यू कितना दिया है? 5/3। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 5/3 माइनस ऑफ 1 और ये t इंटू डी डिवाइडेड बाई 2d। 5/3 माइनस 1 कितना होता है? 2/3। तो चलिए ये हमारा आ जाएगा 2/3 t इंटू डी डिवाइडेड बाई 2d। 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या मेरे भाई? तो ये आ गया td डिवाइडेड बाई 3d। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है? dt डिवाइडेड बाई 3d। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है क्या? ऑप्शन नंबर 1 है क्या? देख लीजिए, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक बात, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इसमें यह है कि ये क्वेश्चन सारे बच्चों को पता नहीं होता है। अगर आपको पता है तो आप बोनस में जा रहे हैं। यही सब सवाल जो होता है ना, जो आपके रैंक को 10,000 से उठा के 3,000, 4,000, 2,000 तक ला सकता है। ठीक बात, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 इक्वली वेव आर कोहेरेंट बट आउट ऑफ फेज π/3। मतलब डेल्टा फाई का वैल्यू कितना दे दिया है मेरे भाई? डेट इज इक्वल टू π/3। अब आइए, इफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन इज I0, मतलब Imax का भी वैल्यू आपको दे दिया है। Imax इज इक्वल टू कितना? I0। द इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑन द स्क्रीन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट। हमें इंटेंसिटी फाइंड करना है कहाँ? वो पॉइंट जहां इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट होगा। तो आपको इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला पता है, डेट इज इक्वल टू क्या? दोबारा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, I बराबर Imax cos स्क्वायर डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक बात, देखिए सारे डाटा आपको दिए हुए हैं, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है। I बराबर Imax का वैल्यू कितना दिया हुआ है? I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई का वैल्यू कितना है?
60 डिग्री है क्या, तो 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा आई विल बी इक्वल टू आई नॉट, और ये cos 30 का वैल्यू कितना होता है, अगेन √3/2, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3/4, तो ये आ जाएगा इंटू 3/4। तो हमारा ये आंसर कितना आ गया 3i0 डिवाइडेड बाई 4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई, 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन दिस स्लिट इज, जो दिया हुआ है पहले लिखिए, ये आदत में अपने डालिए। दिस डिस्टेंस बिटवीन दिस स्लिट, डी का वैल्यू कितना दिया है 0.28 mm। अब आगे पढ़िए, एंड द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड दी स्क्रीन, कैपिटल डी का वैल्यू कितना दिया है 1.4 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द थर्ड ब्राइट फ्रिंज इज 9.9 सेंटीमीटर, वाई का वैल्यू कितना दिया है 0.9 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज, हमें लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए यहां से आपको एक चीज पता होगा, y इज इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि ये ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा है क्या, ब्राइट फ्रिंज में y इज इक्वल टू n लेमडा d अपॉन स्मॉल d। यहाँ पे कि कौन से ब्राइट फ्रिंज है, थर्ड, n का वैल्यू कितना है 3, वैल्यू पुट कर दीजिए, y का वैल्यू दिया हुआ है 0.9 सेंटीमीटर नहीं मीटर, तो इसको कन्वर्ट करिएगा किस में 10⁻⁻², दैट इज इक्वल टू 3 इंटू लेमडा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, कैपिटल डी का वैल्यू कितना है 1.4 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी का वैल्यू कितना है 0.8 नहीं 10⁻³ ये हम क्यों कर रहे हैं, एसआई यूनिट में लाने के लिए। तो यहाँ से हमारा देखिए क्या क्या कटेगा, इधर आपको बुरा ना लगे तो इसको 2.8 बना ले क्या, और इसको 10⁻⁻4 कर दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि कट जाएगा 2 बार में, कट गया ये। यहाँ से इसको काटिएगा तो 0.3 बार में ये कट जाएगा, तो ये उधर जाएगा, तो हमारा ये कितना हो रहा है देखिएगा, लेमडा इज इक्वल टू ये आया 0.3 इंटू 2 0.6 इंटू 10⁻⁻4 2 6 इतना आया। इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिखे तो लेमडा इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर। क्या आंसर मीटर में है क्या, नहीं है, तो इसको एंगस्ट्रॉन में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, अगेन सेम लॉजिक 6 इंटू 10⁻³ इंटू उधर चले जाएगा तो 10⁻⁻10, तो लेमडा विल बी इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक बात, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि जो डाटा दिया है ना आप एक बार उसको लिख लीजिए, लिखने से 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज इतना, ठीक है, लेमडा आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 7.8 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, एंड दैट ऑफ ब्लू लाइट इज, लेमडा बी का वैल्यू कितना दिया है, that is equal to 5.2 into 10⁻⁵ centimeter. The value of n for which n plus 1th blue bright band coincide with nth bright band, जब मैक्सिमा की बात करते हैं तो फ्रिंज विड्थ कितना होता है n लेमडा, मतलब n लेमडा d अपॉन d। तो यहाँ पे अगर nth ब्लू का n रेड के साथ मैच कर रहा है तो nth ब्लू का ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस लिखिए, दैट इज इक्वल टू, आप ये लिख सकते हैं पहले स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या है, y ऑफ ब्लू, ब्लू का कौन सा n+1 इज इक्वल टू y ऑफ रेड कौन सा n वाला। ठीक बात, तो यहाँ से अगर y डिस्टेंस लिखिएगा तो ये आता है n+1 इंटू लेमडा ब्लू इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d, दैट मस्ट बी इक्वल टू n इंटू लेमडा आर कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। क्या देखिए दोनों में ये दोनों कॉमन है क्या, दोनों में कैपिटल D और ये कैपिटल D दोनों में कॉमन है, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट कीजिए ये आ जाएगा हमारा n+1 थोड़ा पेन की, हाँ n+1, और लेमडा बी का वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू 5.2 इंटू 10⁻⁵
ये हमारा n इंटू लेमडा आर का वैल्यू कितना है, डेट इज इक्वल टू 7.8 इंटू 10⁵। तो यहाँ से देखिए क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा। एक तरीका हम आपको बता रहे हैं, 13 का टेबल याद है क्या, 13 दूना 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक 78। क्या ये देखिए 13 चौका 52, 13 छक 78। 1.3 से 4 बार में 5.2 कट जाएगा, 1.3 से 6 बार में 7.8 कट जाएगा। आसान कैलकुलेशन। यहाँ से देखिए ये आ गया हमारा 4 इंटू एन प्लस ऑफ 1। थोड़ा और डार्क करते हैं इसको, ज़्यादा छोटा हो गया है। n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू 6। कैलकुलेट करते हैं, 4n प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 6n। 4n उधर चले जाएगा तो 2n इज इक्वल टू 4, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। देखिए क्या n का वैल्यू दिया है क्या, वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, n इज इक्वल टू 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू वेवलेंथ of light lambda 1 and lambda 2 are sent through Young's double slit apparatus simultaneously. What must be true concerning lambda 1 and lambda 2 if the third order of lambda 1 सेम पिछला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, n प्लस 1th ब्लू का n रेड के साथ मैच हो रहा था, तो रिलेशन क्या आ रहा था, n प्लस 1 इंटू लेमडा बी इज इक्वल टू n लेमडा आर आ रहा था। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि लेमडा 1 का कितना थर्ड, लेमडा 2 का कितना, लेमडा 2 का कितना फोर्थ, दोनों कंसाइड कर रहे हैं। तो हम ये लिख सकते हैं y ऑफ लेमडा 1, लेमडा 1 कौन सा, लेमडा 1 थर्ड वाला, दैट इज इक्वल टू y ऑफ लेमडा 2 कौन सा, फोर्थ वाला। ठीक है, इसका वैल्यू लिखिएगा, तो 3 इंटू लेमडा 1 कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d इज इक्वल टू, ये फोर्थ है, फोर्थ इंटू लेमडा 2 कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। क्या कैपिटल D स्मॉल d कैंसिल हो जाएगा क्या, यहाँ से हमारा कितना आ गया 3 लेमडा 1 इज इक्वल टू 4 लेमडा 2। देखिए क्या ये ऑप्शन में है क्या, 3 लेमडा 1 इज इक्वल टू 4 लेमडा 2, मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। आसान सवाल है। आइए नेक्स्ट सवाल, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विथ इज फाउंड टू बी, चलिए लिखिए जो लिखा हुआ है आप लिख दीजिए, बीटा का वैल्यू कितना है, डेट इज इक्वल टू 0.4 mm। द होल एपटस इज डिप्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू कितना है, डेट इज इक्वल टू 4/3। विदाउट डिस्टर्बिंग द अरेंजमेंट द न्यू फ्रिंज विथ विल बी। बहुत बढ़िया सवाल, कंसेप्चुअल सवाल। अगर आपको आता है तो एक लाइन 5 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिएगा, नहीं आता है फिर माथा पकड़ दीजिएगा। बहुत आसान सवाल। क्यों, क्योंकि आप देखिए बीटा का वैल्यू क्या होता है, लेमडा कैपिटल डी, एन लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। क्या अगर ये पानी में डूबेगा कैपिटल डी चेंज हो रहा है क्या, नहीं, डिस्टेंस तो वही रहेगा। स्मॉल डी चेंज होगा क्या, नहीं, वो भी वैसे ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ कौन सा चेंज होगा, लेमडा। और आपको पता है किसी मीडियम में जाता है तो लेमडा डैश का वैल्यू कितना होता है, लेमडा डिवाइडेड बाई म्यू। तो यहाँ से बीटा डैश हमारा कितना हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू लेमडा डैश कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। इसके टर्म में लिखे तो ये आ जाएगा लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई म्यू इंटू डी। क्या लेमडा डी अपॉन डी ही बीटा है क्या, तो ये अपने शॉर्ट नोट्स में जमा लीजिएगा कि बीटा डैश, लेमडा नहीं बीटा डैश, बीटा डैश किसी भी मीडियम में जाने के बाद बीटा डैश हमारा क्या आता है, बीटा डैश डेट इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई म्यू। ये शॉर्ट नोट्स में आपके रहना ही चाहिए, ध्यान से इसको लिख लीजिएगा। तो हमारा बीटा डैश कितना हो जाएगा, बीटा का वैल्यू कितना है 0.4, म्यू का वैल्यू कितना है 4/3, तो 3 ऊपर चले जाएगा, ये 0.1 टाइम्स में कट जाएगा, तो बीटा डैश का वैल्यू कितना आ गया 0.3 mm। कौन सा ऑप्शन सही है, 0.3 mm। फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरफेयरिंग वेव्स आर अनइक्वल। मतलब अब जो पहले आई होता था दोनों का इंटेंसिटी कितना आई और आई, अब आई नहीं है, एक हमारा क्या है I1,
I1 मतलब एक हमारा A1 है, ये हमारा I2, ये हमारा क्या है A2 है। क्या अब मिनिमम इंटेंसिटी 0 होगा क्या? मैक्सिमम इंटेंसिटी उतना होगा क्या? नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा फ्रिंज विड्थ है वो क्या हो जाता है, कंट्रास्ट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में याद रखिएगा कंट्रास्ट डिक्रीजेज, कंट्रास्ट डिक्रीजेज। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, यंग्स डबल स्लिट प्रूव्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट। कौन सा? यंग्स डबल स्लिट से क्या प्रूफ हुआ था कि लाइट किस नेचर का है, वेव नेचर का है। तो कौन सा ऑप्शन देखिए, लाइट इज मेड ऑफ अ पार्टिकल, नहीं, लाइट इज मेड ऑफ वेव। YDSC, YDSC से हमने क्या प्रूव किया था कि लाइट हमारा किस नेचर का है, लाइट वेव नेचर का है। ठीक है, तो ये हमारे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। इधर भी हम लिख देते हैं सेकंड इज द करेक्ट। अगर इस पार्ट में आप देखिएगा ज़्यादातर थ्योरेटिकल सवाल है, तो आपको एक बार NCERT पढ़ना भी जरूरी है। आइए नेक्स्ट सवाल, इफ इंटेंसिटी ऑफ विच वेव इन ऑब्जर्व इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0, then for some point P where the phase difference is phi, intensity I will be what। ठीक है, तो बेसिकली इंटेंसिटी निकालने का तरीका आपको क्या पता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ 2 इंटू रूट अंडर I1 रूट अंडर I2 और कॉस डेल्टा फाई, कॉस डेल्टा फाई, यही होता है। तो यहाँ से हमारा I1 इज इक्वल टू क्या है, इंटेंसिटी ऑफ, इफ इंटेंसिटी ऑफ इच वेव, ठीक है I0 ही है, मतलब I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू वाट, I0 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो I विल बी वाट, I0 प्लस ऑफ I0 प्लस ऑफ 2 इंटू रूट अंडर I0, ये भी रूट अंडर I0 और इसको कॉस फाई ही लिख देते हैं सीधा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू, ये आ गया 2I0, इधर से ये भी आ गया 2I0 और कॉस फाई, यहाँ से 2I0 कॉमन ले लेते हैं, 2I0 को कॉमन ले लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ऑफ कॉस फाई। कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? देखिए तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, सेकंड ऑप्शन नहीं है, थर्ड ऑप्शन I0 है, नहीं है, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़िया सवाल है ये भी, वैसे ये भी थ्योरेटिकल सवाल ही है अगर आपको फार्मूला याद है तो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2, म्यू का वैल्यू कितना दिया है, म्यू इज इक्वल टू 2। वेलोसिटी, अरे भाई साहब ये तो मतलब वो है कि +4 तो मिलने ही मिलने हैं, सबके सही होंगे, खुश हो जाइए आप लोग। तो यहाँ से हमको पता है कि म्यू बराबर क्या होता है, C डिवाइडेड बाई V। हमें वेलोसिटी फाइंड करना है क्या, तो V विल बी व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू C डिवाइडेड बाई म्यू। ये सिर्फ आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो V विल बी इक्वल टू C स्पीड ऑफ लाइट दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई म्यू का वैल्यू कितना है 2, तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या ये ऑप्शन में है क्या? नहीं है। आप अगर ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन किस चीज़ में पूछा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 10 की पावर 2 आएगा एक्स्ट्रा, तो V विल बी इक्वल टू इन सेंटीमीटर 1.5 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट का भी ध्यान रखना है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़िया, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In YDSC experiment, the distance of second maxima was 2 mm on a screen। मतलब y का वैल्यू कितना है, y is equal to 2 mm on a screen 1 meter away from, d का वैल्यू कितना है 1 मीटर। स्लिट्स का डिस्टेंस कितना है, d का वैल्यू कितना है 0.5 mm। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज, इसलिए हम बोल रहे हैं ना हमें कौन सा सेकंड मैक्सिमा निकालना है। क्या सेकंड मैक्सिमा का डिस्टेंस है, मतलब n का वैल्यू कितना है 2। अगर आप ये लिख दिए ना तो यकीन मानिए कि आपका अब 50 से 60% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमें किस चीज़ का वैल्यू निकालना है, लेमडा बराबर वाट। तो आपको पता है कि हमारा y का वैल्यू क्या होता है, y इज इक्वल टू n लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। सारे वैल्यू रख दीजिए। d बराबर 2 mm, 2 नहीं
2 की 10 की पावर माइनस ऑफ 3, एन का वैल्यू कितना है 2, लेमडा हमें निकालना है, इंटू कैपिटल डी का वैल्यू कितना है 1, डिवाइडेड बाई स्मॉल डी का वैल्यू कितना है 0.5, 0.5 नहीं 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 3। तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, लेमडा का जो वैल्यू आया ये आया 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 6 मीटर। क्या अच्छा नैनोमीटर में आंसर है, तो इसको देखिए लेमडा बराबर आप पहले लिख दीजिए, ये हमारा कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 7 मीटर। इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो नैनोमीटर क्या होता है 10 की पावर माइनस 9, मतलब 10 की पावर 2 यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो सो लेमडा विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 9 मीटर। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 500 नैनोमीटर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। आसान सवाल है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप जो डाटा दिया हुआ है ना उसको लिखने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो क्वेश्चन था हमारा वेव ऑप्टिक्स से। वेव ऑप्टिक्स के आप कमोबेश अगर सवाल देखिएगा तो फॉर्मेलिटिक सवाल का था, कुछ थ्योरेटिकल सवाल भी था। अब आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो पहला सवाल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, दी वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए एंड बी आर इन रेशियो 1:T। फिर से हम लिख देते हैं φ1 डिवाइडेड बाई φ2 का वैल्यू कितना है 1/2। इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी f and 2f आर इंसिडेंट ऑन सरफेस a and b रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज। बहुत बढ़िया सवाल। तो आपको आइंस्टीन इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है आपके पास, के ई मैक्स इज इक्वल टू एच म्यू माइनस ऑफ ये माइनस ऑफ वर्क फंक्शन। अब देखिए पहला इक्वेशन हम लिख रहे हैं के ई 1 इज इक्वल टू कितना फ्रीक्वेंसी गिरा है एफ, तो ये आ जाएगा हमारा एच एफ माइनस ऑफ वर्क फंक्शन, इसका φ1 मान लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन 2f फ्रीक्वेंसी गिर रहा है, तो ये आ जाएगा के ई 2 इज इक्वल टू एच इंटू 2f माइनस ऑफ φ2, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अननोन हमारे पास कितने हैं के ई k2 φ1 φ2, ये अननोन है। लेकिन एक चीज अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से हम एक चीज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्या φ2 बराबर हम लिख सकते हैं क्या, देखिए तो 2 इंटू φ1 यहाँ से, जो कि पहले हमारा गिवन है। यहाँ से अगर इसमें अगर सेकेंड इक्वेशन में आप पुट कर दीजिएगा तो के ई 2 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एच एफ माइनस ऑफ φ2 इज इक्वल टू 2 इंटू φ1। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले ले क्या, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं के ई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एच एफ माइनस ऑफ φ1। देखिए ये कॉमन लेके लिख दिए। अब ये हम क्यों लिखे, आपको अभी थोड़ा सा खुशी होगा। एच एफ माइनस ऑफ φ1 किसका वैल्यू है, के ई 1 का वैल्यू है क्या। फिर से देखिए के ई 2 बराबर आया 2 इंटू एच एफ माइनस ऑफ φ1। क्या एच एफ माइनस φ1 हमारा इसके बराबर है क्या, के ई 1 के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे तो देखिए क्या आएगा, के ई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू के ई 1, तो के ई 1 डिवाइडेड बाई के ई 2 इज इक्वल टू व्हाट 1 डिवाइडेड बाई 2। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक बात, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था ये। अब ये है इफ वर्क फंक्शन ऑफ अ सर्टेन मेटल इज इतना, वर्क फंक्शन हमको दे दिया है, मतलब फाई का वैल्यू दे दिया है, फाई इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 19 जूल, एंड इट इज इल्यूमिनेटेड विथ अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एफ का वैल्यू दिया हुआ है डेट इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। बोला है दी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वुड बी। बहुत बढ़िया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है कि ई मैक्स इज इक्वल टू एच म्यू माइनस ऑफ फाइव वर्क फंक्शन। तो सारे वैल्यू को हम पुट करते हैं, एच का वैल्यू क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा हमारा कितना के ई मैक्स डेट इज इक्वल टू एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 34, एफ का वैल्यू म्यू का वैल्यू कितना है हमारा डेट इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर 14 माइनस ऑफ फाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 19। ठीक है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा
के ई मैक्स, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 34, तो ये आ जाएगा 20 और 8 छक 48 और 6 है ना, तो 8 छक 48, तो ये आ जाएगा 50, 51, 52, 53, तो ये आपका आ जाएगा 5.3 के अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। ये आ जाएगा 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 19। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो शायद इतना वैल्यू आएगा, माइनस ऑफ 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 19। इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो हमारे के ई मैक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 3.1 और ये 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 19 जूल। क्या ऑप्शन है हमारे पास? देखिए तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन है और एग्जैक्ट मिल गया, मतलब हमारा ये कैलकुलेशन सही है। मतलब ये हमारा कितना जगह 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 19 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन नीट में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आप रिलेशन प्रोटॉन का, ड्यूटोरियम का, अल्फा पार्टिकल का ये लिख कर रखिएगा। चलिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी। एनर्जी के टर्म में मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, एच डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2m ई। क्या E1 इज इक्वल टू E2 है, 2 कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या? देखो मेरे भाई, क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या? क्योंकि H कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, E दोनों का सेम एनर्जी है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं क्या? आप बताइएगा, लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट अंडर मास। ठीक बात, तो यहाँ से ये रिलेशन अगर हम यूज करें तो हम लिखेंगे लेमडा पी प्रोटॉन का डिवाइडेड बाई लेमडा अल्फा पार्टिकल का, रूट अंडर इनवर्स रिलेशन है, तो प्रोटॉन है तो ऊपर किसका रहेगा, अल्फा पार्टिकल का मास, और ये हम लिख दे रहे हैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। इसको अच्छा है हम इधर लिख देते तो और अच्छा रहेगा। हमारा रिलेशन आप याद रखिएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, याद रखिएगा। तो यहाँ से मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन, ये कैंसिल, रूट अंडर 4 का वैल्यू कितना 2, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, लेमडा पी डिवाइडेड बाई लेमडा अल्फा इज इक्वल टू 2/1, मतलब 2:1। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The de Broglie wavelength of a particle accelerated with 150 volt potential is इतना if it is accelerated by a 600 volt potential difference। बहुत बढ़िया सवाल। h लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, h डिवाइडेड बाई p। अब इसको हम क्या, बहुत सारे रिलेशन होते हैं, h डिवाइडेड बाई मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, m भी। इसके बाद ये वाला अभी जो रिलेशन यूज किए, रूट अंडर 2m e। एक और रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में h डिवाइडेड बाई 2m इंटू ई, E इंटू भी, क्योंकि आप काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, E इंटू भी, जो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखे हैं। यहाँ पे भी क्या है मेंशन हम कर दे रहे हैं, भी इज पोटेंशियल डिफरेंस, भी इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से फिर से आप देखिएगा सेम, हम क्या ये रिलेशन लिख सकते हैं क्या, लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू h कांस्टेंट 2 कांस्टेंट m, क्योंकि सेम पार्टिकल की बात हो रही है, क्या सेम पार्टिकल की बात हो रही है, तो मास भी कांस्टेंट, e भी कांस्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर v। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं क्या, 1 बाई रूट अंडर v। चलिए तो यही हम यूज करते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, लेमडा पार्टिकल, तो लेमडा हमारा, एक लेमडा हमारा कितना है, 10 की पावर माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाई लेमडा हमें फाइंड करना है, रूट अंडर इसके करस्पॉन्डिंग, इस लेमडा के करस्पॉन्डिंग कितना है 600 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 10 की पावर माइनस 10 के करस्पॉन्डिंग कितना है 150, तो ये आ जाएगा 150। 4 बार में आप काट दीजिएगा क्या, फिर से रूट अंडर 4 है, रूट अंडर 4 का वैल्यू कितना 2, तो यहाँ से हमारा जो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा, लेमडा विल बी इक्वल टू 10 की पावर माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 10 मीटर। क्या हमारा आंसर है इसमें एंगस्ट्रॉन में है, तो एंगस्ट्रॉन में लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5
एंगस्ट्रॉन। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए पार्टिकल ऑफ मास m at rest decay into two particle of mass m1 and m2 having non-zero velocity. The ratio of de Broglie wavelength of the particle lambda 1 by lambda 2। बहुत ही बढ़िया सवाल, मतलब एकदम शानदार सवाल। ये सवाल अगर आप देखिएगा ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सवाल भी बन सकता है। क्यों, क्वेश्चन को पढ़िए। ए पार्टिकल ऑफ मास m, ये मास मान लीजिए m है, डीके इनटू टू पार्टिकल, एक हमारा m1 एक m2। क्या डीके होने में एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है क्या? फिर से मेरा सवाल सुनिए। एक पार्टिकल है जो कि डीके हो रहा है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम लोग क्या बोलते थे कि एक बॉम्ब है जो कि ब्रस्ट कर रहा है, फट रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स आता था क्या? नहीं। एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो, क्या हम कह सकते हैं क्या इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम? तो इनिशियली इसका वेलोसिटी कितना, जीरो। मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2। ठीक है, तो अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखिएगा तो ये आएगा क्या, m इंटू v, m इंटू इसका v का वैल्यू कितना, जीरो, इज इक्वल टू m1 दिया है क्या, m1 इंटू v1, इसका माइनस ऑफ, क्योंकि एक अगर इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो एक मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, m2 इंटू v2, इसका वैल्यू जीरो है तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना, m1 v1 मस्ट बी इक्वल टू m2 v2, मतलब p1 इज इक्वल टू p2, मतलब दोनों का मोमेंटम क्या होगा, इक्वल होगा। अगर मोमेंटम इक्वल होगा तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, h डिवाइडेड बाई p, h डिवाइडेड बाई p, h डिवाइडेड बाई p। h दोनों के लिए सेम सेम, p दोनों के लिए सेम। अगर दोनों सेम है तो लेमडा 1 डिवाइडेड बाई लेमडा 2 का वैल्यू कितना आएगा, 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़िया सवाल है ये, कंसेप्चुअल सवाल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस इन एलिमेंट ए, इट्स वर्क फंक्शन इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड required wavelength is lambda is equal to 5000 angstrom in other element B having work function इतना, find out the wavelength that can produce photoelectric। बहुत बढ़िया सवाल। देखिए हमारे पास वर्क फंक्शन क्या होता है, hc डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट, यही वर्क फंक्शन के बराबर होता है, या लिखिए h म्यू, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये लेमडा के टर्म में है तो hc डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट हम लिख रहे हैं। तो a का जो है वर्क फंक्शन कितना है, 2.5, और उसके लिए वेवलेंथ कितना रिक्वायर्ड है, 5000 एंगस्ट्रॉन। सेम बोल रहा है कि B के लिए जो वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो इसके कोरोस्पोंडिंग वेवलेंथ का वैल्यू क्या होगा। तो दो इक्वेशन लिख दीजिए आसानी से, hc डिवाइडेड बाई लेमडा 1 का वैल्यू कितना है हमारा, 5000 एंगस्ट्रॉन, 5000 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू फाई का वैल्यू कितना है, 2.5। दूसरे के लिए B के लिए लिखिएगा, ये A के लिए हम लिख रहे हैं, B के लिए जब आप लिखिएगा तो ये भी आएगा hc डिवाइडेड बाई लेमडा, जो कि हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू ये कितना है, 3। क्या दोनों का रेशियो ले ले क्या मेरे भाई, रेशियो ले ले क्या, क्यों, यहाँ से sc कट जाएगा आसानी से। तो जब तुम रेशियो ले लोगे तो देखो क्या क्या हो रहा है, ये sc से sc कट गया, ये लेमडा 2 ऊपर चले जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई 5000 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 3, 50 25 5 छके 30, 5/6 आ जाएगा। तो लेमडा नॉट का जो वैल्यू आ जाएगा ये कितना, 5 इंटू 5000 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 25, 6 6 चौका 24, 6 एकम 6, तो ये आ जाएगा 4166 अप्रॉक्सीमेट में, ये आ जाएगा 4 एंगस्ट्रॉन, लगभग इतना आएगा। मतलब इसका जो ये क्या कहते हैं, जो मिनिमम रिक्वायर्ड मिनिमम रिक्वायर्ड वेवलेंथ ये हमारा जो आया, इससे वेवलेंथ कम ही होना चाहिए, इससे वेवलेंथ जो है वो कम होगा तभी तो एनर्जी ज़्यादा होगा। वेवलेंथ कम और फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा,
थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। ये किसका वैल्यू आया है? ये जो वैल्यू आया है, ये वैल्यू आया है थ्रीशोल्ड वेवलेंथ का। मतलब इतना अगर वेवलेंथ होगा तब उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। अगर हम चाहते हैं इससे ज़्यादा होगा, क्या निकलेगा? क्या नहीं, एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब इससे कम होना चाहिए हमारा वेवलेंथ। तो देखिए, तो इससे कम कौन सा दिख रहा है? 4100 दिख रहा है क्या? देखिए, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 4114100 एंगस्ट्रॉन। इसको कहा जाता है थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, जो कि लड़के उल्टा समझ लेते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए उससे ज़्यादा चाहिए और वेवलेंथ के लिए उससे कम चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है? फोटोन ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस विच वर्क फंक्शन इज इतना, मिनिमम काइनेटिक। बहुत बढ़िया सवाल। अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट नहीं है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है, क्योंकि ये इक्वेशन जो आता है, बहुत लड़के इस पे आर्गुमेंट भी करते हैं कि ई मैक्स इज इक्वल टू एच म्यू माइनस ऑफ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन के टर्म में हम लिखे एच म्यू माइनस ऑफ फाई। ये कौन सा काइनेटिक एनर्जी है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए है। लेकिन क्या जरूरी है क्या कि मैक्सिमम हमेशा उस इलेक्ट्रॉन के पास आएगा? नहीं, उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? रेंज होता है 0 टू के मैक्स, 0 टू के मैक्स। तो हमारा कौन सा मिनिमम, ये किस चीज का वैल्यू है? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का। तो देखिए, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पूछे तो कौन सा हो जाएगा? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से हम इसको समझा रहे हैं। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन, के ई मैक्स इज इक्वल टू एच म्यू माइनस ऑफ आई। मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? एच म्यू माइनस ऑफ आई। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि इतना काइनेटिक एनर्जी सब इलेक्ट्रॉन के पास हो ही। उस काइनेटिक एनर्जी का रेंज क्या होता है? 0 से के ई मैक्स। मतलब 0 से लेके उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर मिनिमम पूछे तो मिनिमम का वैल्यू कितना होगा? 0। इसको स्टार मार्क लगा के अपने नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि इसमें लड़के प्रायः गलती करते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। When the momentum of a particle proton is changed by amount of डेल्टा पी का वैल्यू हमारा पी नॉट है। डेल्टा पी का वैल्यू हमारा पी नॉट है। द करस्पॉन्डिंग चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज फाउंड टू बी 0.25%। द ओरिजिनल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो आपको याद है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? h डिवाइडेड बाई पी। अगर चेंज के टर्म में लिखे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल लेमडा डिवाइडेड बाई लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी। ठीक है। परसेंटेज के लिए डेल्टा लेमडा का वैल्यू कितना है? 0.25%। इसको अगर परसेंटेज के टर्म से हटा के लिखे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? बाई 100 और 400 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा कितना? 0.25 डिवाइडेड बाई 100, और इसका भी ला देंगे तो डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू डेल्टा पी का वैल्यू कितना है? पी नॉट डिवाइडेड बाई पी। 25 चौका 100। तो यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 400 दैट इज इक्वल टू पी नॉट डिवाइडेड बाई पी। तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 400 इंटू पी नॉट। ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और ये चीज़ जिसको पता है वो इसको तुरंत बना लेता है। जिसको नहीं पता होता है फिर वो खोजते रहता है कि क्या लगाए क्या लगाए। सबसे आसान तरीका क्या है कि डेल्टा लेमडा डिवाइडेड बाई लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी। देखिए डेल्टा लेमडा परसेंटेज में दिया हुआ है, डेल्टा पी का वैल्यू दिया हुआ है, बस आप वैल्यू पुट कीजिए, आंसर पाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप इक्वेशन लिखिए। आपके पास इक्वेशन क्या है? के ई मैक्स इज इक्वल टू एच म्यू माइनस ऑफ हाई। ठीक बात। अब ये हमारा इक्वेशन किस में है? काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ से आप इस इक्वेशन को अगर देखिएगा, इसको हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में चेंज करें, के ई मैक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स। ये माइनस है तो इसको माइनस ऑफ सी के टर्म में लिख देते हैं। इसका इंटरसेप्ट क्या होगा?
निगेटिव, जो कि आपको देख रहे हैं। स्लोप का वैल्यू क्या आ रहा है मेरे भाई, देखो तो इससे रिलेट करो तो आप, v के जगह x है तो हमारा m का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, h के बराबर है। m जो कि हमारा स्लोप है, m इज इक्वल टू स्लोप, ये किसके बराबर आ रहा है, h के बराबर। h मतलब क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो कौन सा ऑप्शन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गलत, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल गलत, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। When a point source of light is at a distance of 1 meter from a photocell, the cutoff voltage is found to be इतना। The same source is placed 2 meter distance। अरे क्या कट ऑफ वोल्टेज डिस्टेंस पे डिपेंड करता है क्या, डिस्टेंस 2 मीटर है, 20 मीटर है, 30 मीटर है, उससे कोई मतलब है क्या हमें। अगर आप इक्वेशन देखिएगा, के ई मैक्स इज इक्वल टू एच म्यू माइनस ऑफ फाइव, के ई मैक्स को हम ई इंटू भी लिख दें क्योंकि कट ऑफ वोल्टेज के टर्म में है, तो ये आएगा एच म्यू माइनस ऑफ फाइनल। क्या डिस्टेंस का टर्म कहीं आ रहा है क्या, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो क्या होगा हमारा, फिर से कट ऑफ वोल्टेज भी ही होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही, भी इज द करेक्ट ऑप्शन, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट चेक करना है। द करेंट इन फोटो सेल डिक्रीजेज विद डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, नहीं, करेंट का रिलेशन किससे है, करेंट का रिलेशन किससे है, करेंट का रिलेशन इंटेंसिटी से है, इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी अगर बढ़ेगा तो हमारा आई का वैल्यू बढ़ेगा, इंटेंसिटी अगर घटेगा तो करेंट का वैल्यू घटेगा, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो पहला तो फ्रीक्वेंसी से कोई रिलेशन नहीं है, दूसरा फोटो करेंट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, नहीं, गलत। तीसरा फोटो करेंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी, देखिए क्या यही रिलेशन है क्या, आई जब बढ़ेगा इंटेंसिटी बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक बात, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक बात, ये भी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, व्हेन अ सेंटीमीटर थिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V। When the same surface is illuminated by wavelength of 2 lambda, the stopping potential is V by 3, threshold wavelength of the metallic surfaces। बहुत बढ़िया सवाल, इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में जरूर लिखें, इसके बनाने के तरीके को भी लिखें और इसको अच्छे से एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में है तो पहला जो इक्वेशन आपको पता है, के ई मैक्स इज इक्वल टू होता है हमारा, ये किसके टर्म में लिखे, लेमडा के टर्म में लिखे ना, ठीक बात है। तो एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा माइनस ऑफ फाइव, लेमडा नॉट हमें थ्रीशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ के टर्म में लिख रहे हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ के टर्म में आ जाएगा एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट। ठीक बात, अब आइए के ई मैक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ई इंटू वी नॉट, तो इसको हम लिख देते हैं ई भी इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा माइनस ऑफ एस सी बाई लेमडा नॉट। ये हमारा प्रिंसिपल इक्वेशन होगा, ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा प्रिंसिपल इक्वेशन जिसको हम यूज करेंगे। पहला इक्वेशन लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला इक्वेशन, जब हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है V, तो वेवलेंथ कितना है लेमडा, इसके लिए इक्वेशन लिख रहे हैं E इंटू वी इज इक्वल टू एस सी डिवाइडेड बाई लेमडा माइनस ऑफ एस सी डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 लिखिए, अब कितना वेवलेंथ गिराया जा रहा है 2 लेमडा और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है V बाई 3, इधर ही लिखिए, क्या लिख देते हैं E इंटू वी बाई 3, वी बाई 3 इज इक्वल टू एस सी बाई 2 लेमडा नॉट, 2 लेमडा माइनस ऑफ एस सी डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से दो इक्वेशन फाइंड करने के बाद आपके दिमाग में ये आता है कि किसको हम हटाएं, तो ऑप्शन में देखिए हमें लेमडा को कभी कभी भी के टर्म में पूछता है, कभी कभी लेमडा के टर्म में पूछता है। अभी किसके टर्म में पूछा है, लेमडा के टर्म में, मतलब इस भी का कोई काम
नहीं है, तो इस भी को हटाना है। तो इस भी को हटाना है तो ध्यान दीजिएगा, सेकेंड इक्वेशन में है हमारा EV/3, ऊपर में भी अगर EV/3 हम ला दे, क्या दोनों अगर दोनों को माइनस कर देंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे, कट जाएगा क्या? तो हम कर रहे हैं डिवाइड 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट वाला EV/3 इज इक्वल टू SC डिवाइडेड बाई 3 लेमडा माइनस ऑफ SC डिवाइडेड बाई 3 लेमडा नॉट। ये आ गया हमारा इक्वेशन। ये हमारा इक्वेशन कितना है, EV/3 डिवाइडेड बाई SC/2 लेमडा माइनस ऑफ SC डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट। अब इसमें से इसको घटा दे रहे हैं, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, ये हमारा थर्ड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम सेकेंड, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा कितना, ये तो ये 0, तो ये आ जाएगा SC डिवाइडेड बाई 2 लेमडा माइनस ऑफ SC डिवाइडेड बाई 3 लेमडा। ये उधर चले जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा HC डिवाइडेड बाई लेमडा माइनस ऑफ SC डिवाइडेड बाई 3 लेमडा नॉट, लेमडा नॉट के टर्म में। तो यहाँ से LCM लीजिएगा तो ये आ जाएगा 6 लेमडा, तो ये आ जाएगा 3HC माइनस ऑफ 2HC। यहाँ से LCM लीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 लेमडा नॉट, ये आ गया हमारा 3HC माइनस ऑफ ये कितना HC, तो ये आ गया हमारा HC डिवाइडेड बाई 6 लेमडा इज इक्वल टू हमारा ये कितना आ गया 2HC डिवाइडेड बाई 3 लेमडा नॉट। HC से HC कट गया, अब 3 दूना 6 कट गया, तो इधर चले जाएगा, लेमडा नॉट का वैल्यू कितना आ गया 4 लेमडा। लेमडा नॉट इज इक्वल टू कितना 4 लेमडा। देखिए तो क्या ऑप्शन में है, क्या सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए लेमडा नॉट, ऐसे फिर से इस सॉल्यूशन को आप दोबारा खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये बढ़िया सवाल में माना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल नेसेसरी टू रिड्यूस द फोटो इलेक्ट्रिक करंट टू 0। ठीक बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लगाते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या हो, धीरे धीरे कम हो। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो एक बार हम इक्वेशन लिख लेते हैं। EV के टर्म में EV इज इक्वल टू H, फ्रीक्वेंसी के टर्म में है ना, H म्यू माइनस ऑफ फाई। ठीक है, तो V बराबर हमारा क्या आ जाएगा H म्यू डिवाइडेड बाई E माइनस ऑफ फाई डिवाइडेड बाई E। ये आया, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? ये ऐसा इक्वेशन बन रहा है y इज इक्वल टू mx माइनस ऑफ c, मतलब इसका अगर ग्राफ बनाइएगा तो ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा। तो यहाँ से ये देखिए यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, क्या यूनिफॉर्मली इंक्रीज किसके साथ कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के साथ। इसका स्लोप क्या है, डेट इज इक्वल टू v, और इसमें इसका स्लोप क्या है h/e। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, चौथा सही ऑप्शन होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते हैं क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज विथ फ्रीक्वेंसी। आइए 39th क्वेश्चन, रेडिएशन ऑफ 2 फोटॉन्स एनर्जी ट्वाइस एंड 5 टाइम्स द वर्क फंक्शन। मतलब जिस एनर्जी को हम गिरा रहे हैं वो पहले कितना है, फर्स्ट केस में कितना है ट्वाइस, मतलब E1 जो कि हम गिरा रहे हैं वो है हमारा 2 फाई, E2 हमारा कितना है, डेट इज इक्वल टू 5 टाइम्स ना 5 फाई। द मेटल चार्ज, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, अरे बहुत आसान सवाल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं के के टर्म में लिख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं KE1 इज इक्वल टू एनर्जी कितना है 2 फाई माइनस ऑफ फाई। दूसरा इक्वेशन KE2 इज इक्वल टू 5 फाई माइनस ऑफ फाई। इस KE को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी के टर्म में बोला है तो KE बराबर क्या होता है हाफ m इंटू V1 स्क्वायर, 2 फाई माइनस फाई कितना फाई, दूसरा 1/2 m इंटू V2 का स्क्वायर, 5 फाई माइनस फाई कितना 4 फाई। दोनों का रेशियो ले लीजिए, 1/2 m कैंसिल, फाई से फाई कैंसिल, V1 डिवाइडेड बाई V2 का स्क्वायर का वैल्यू कितना है, डेट इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से हमारा V1 डिवाइडेड बाई V2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 मतलब कौन सा ऑप्शन, सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। When a light of wavelength 300 nanometer falls on a photoelectric emitter, photoelectrons are liberated. For another emitter, however, light of 600 nanometer wavelength is sufficient for creating wavelength. मतलब एनर्जी जो हम गिरा रहे हैं ना उससे हमें
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का पता करना है कि कितना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा। जब हम 300 का गिरा रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, तो आपको पता है Hc डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, हाई। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं पहला केस में लेमडा नॉट का वैल्यू कितना है 300, दूसरे केस में कितना है 600। तो दोनों का वर्क फंक्शन का रेशियो पूछा है, तो Hc डिवाइडेड बाई 300 इज इक्वल टू 5:1, दूसरे केस में Hc डिवाइडेड बाई 600 इज इक्वल टू 5:2। दोनों का रेशियो ले लो। क्या, क्यों? क्योंकि रेशियो लेना सबसे आसान है। देखो यहाँ से Hc से Hc कट जाएगा क्या मेरे भाई, Hc से Hc कट गया तो ये 600 ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ से हमारा 5:1 डिवाइडेड बाई 5:2 का वैल्यू कितना आ गया 600 डिवाइडेड बाई 300 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये कितना आ गया 2:1। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। 41th क्वेश्चन है, लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी उज फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटॉन्स का ही एनर्जी दे दिया है। एर इंसिडेंट, वाह ये तो बहुत आसान सवाल है। E1 जो इंसिडेंट एनर्जी है ये कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 का वैल्यू कितना है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बढ़िया। मैक्सिमम एनर्जी तो KE1 इज इक्वल टू E1 1 माइनस ऑफ वर्क फंक्शन का वैल्यू कितना है दैट इज इक्वल टू 0.5। KE2 दैट इज इक्वल टू एनर्जी कितना है 2.5 माइनस ऑफ वर्क फंक्शन कितना 0.5। तो यहाँ से अगर रेशियो आप देखिएगा, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन देखिए KE1 डिवाइडेड बाई KE2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 और ये हमारा कितना 2.5 माइनस 0.5 दैट इज इक्वल टू 2। 4 बार में कटेगा क्या, तो ये कितना आ गया 1/4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन दैट इज इक्वल टू 1:4। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए पॉइंट सोर्स काउज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम द स्मॉल मेटल प्लेट विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व में रिप्रेजेंट द सैचुरेशन फोटो करंट एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द मेटल। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क लगाइए क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट कंसेप्ट यूज है। करंट वर्सेस डिस्टेंस का है, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि करंट और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन कुछ देर पहले हम ये चर्चा किए थे कि फोटो करंट का रिलेशन क्या इंटेंसिटी से है क्या। क्यों है, क्योंकि हम लोग देखे थे कि अगर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर इंटेंसिटी घटेगा तो करंट भी घटेगा, उससे रिलेशन है। मतलब अगर करंट का रिलेशन देखना है तो किस चीज का रिलेशन हम देख लें, इंटेंसिटी का। और पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी का रिलेशन डिस्टेंस के क्या साथ क्या होता है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो देखिए तो कौन सा हमारा ग्राफ दिखा रहा है, क्या A दिखा रहा है क्या, खुद से एनालिसिस करो, क्या A दिखा रहा है क्या, नहीं। क्या B दिखा रहा है क्या, नहीं। क्या C दिखा रहा है क्या, नहीं। D दिखा रहा है। देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट दी प्लॉट बिटवीन एनोड पोटेंशियल एंड photoelectric current is shown as follow, which of the following is correct। तो यहां से एक चीज देखिए, अगर हमारा ये सेचुरेशन करंट का वैल्यू सेम है, सेचुरेशन करंट किसके साथ रिलेशन है, इंटेंसिटी के साथ। मतलब यहां पे आप लिख सकते हैं IB इज इक्वल टू IC, IB इज इक्वल टू IC। ध्यान रखिएगा I फॉर इंटेंसिटी, I फॉर करंट, I फॉर इंटेंसिटी, I फॉर करंट, दोनों में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट का। अगर करंट सेम है, सेचुरेशन करंट सेम है, तो इंटेंसिटी भी क्या होगा, सेम होगा। अब यहां पे आइए, अगर यहां पे आप देख रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन किससे होता है, इंसिडेंट एनर्जी से। इंसिडेंट एनर्जी मतलब क्या, किससे, फ्रीक्वेंसी से। अगर दोनों का सेम है तो FA इज इक्वल टू FB। हमारे पास दो रिलेशन आया, FA इज इक्वल टू FB एंड IB इज इक्वल टू IC। देखिए तो कौन सा, FA इज इक्वल टू FB एंड IA इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू IB। बहुत सही, तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही मिल गया, फर्स्ट इज दी करेक्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लीजिए तो IA इज इक्वल टू IC है क्या, नहीं। IA इज इक्वल टू IB है, लेकिन क्या FA
आई ए इज इक्वल टू आई सी, आई बी इज इक्वल टू आई सी है, गलत, सारे इंटेंसिटी वाले गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक बात। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ग्राफिकल ना हर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ग्राफ बिटवीन 1/λ and stopping potential V of 3 metals having work function phi1, phi2, phi3 in an experiment of photoelectric effect is plotted as shown in figure. Which of the following statement is are correct? Lambda wavelength of the incident ray. ठीक है, तो थोड़ा इसको हम ऊपर करते हैं। क्या नीचे वाला आएगा? नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा सा नीचे ही कर लिया जाए। इसी में बनाने का प्रयास करेंगे, देखते हैं क्या हो पाएगा क्या। चलिए यहाँ पे हम रखते हैं इसको। हमारा क्या दिया हुआ है? V वर्सेज 1/λ का ग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास E इंटू भी, हमारे पास रिलेशन क्या है? E इंटू भी इज इक्वल टू SC डिवाइडेड बाई λ माइनस ऑफ वर्क फंक्शन। ठीक बात। V, अगर V के साथ रिलेशन लाना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? V बराबर HC डिवाइडेड बाई E इंटू 1/λ माइनस ऑफ फाई डिवाइडेड बाई E। ठीक बात। तो ये हमारा प्रिंसिपल इक्वेशन आ गया। ये क्या आ गया आपका? प्रिंसिपल इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन का हम यूज करने जा रहे हैं। चलिए इस इक्वेशन का यूज करने जा रहे हैं। पहले के लिए देखिए हम क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू, आपको ये ग्राफ थोड़ा सा फील दे रहा होगा, y इज इक्वल टू mx माइनस ऑफ c, जहां x का वैल्यू क्या है? 1/λ, m का वैल्यू क्या है? hc डिवाइडेड बाई e, hc डिवाइडेड बाई e। तो यहां से देखिए, तो अगर हम इसको पुट करें तो पहला c का वैल्यू फाई1 डिवाइडेड बाई e का वैल्यू क्या आएगा? hc डिवाइडेड बाई e, hc डिवाइडेड बाई e, x 1/λ जो कि x है, इसका वैल्यू कितना है? 0.001। तो यहाँ से देखिए e से e कट जाएगा, तो फाई1 का वैल्यू ये आ गया। सिमिलरली फाई2 का वैल्यू कितना आ गया? hc डिवाइडेड बाई x का वैल्यू कितना है? 0.002। सिमिलरली फाई3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? फाई3 विल बी इक्वल टू, फाई थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, फाई3 विल बी, अच्छा नीचे नीचे कर दो, फाई3 का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? डेट इज इक्वल टू SC इंटू 0.004। अगर आप रेशियो ले लीजिएगा फाई1, फाई2 और फाई3 जो कि हम ले रहे हैं, देखिए आ जाएगा हमारा फाई1 रेशियो फाई2 रेशियो फाई3 डेट इज इक्वल टू क्या आया है? SC इंटू 0.001 रेशियो SC 0.002 रेशियो HC 0.004। तो यहाँ से देखिए SC सब में कॉमन है, इसको काट कर दे क्या? SC सब में कॉमन है, पॉइंट वाला सब में कॉमन है, तो हमारा क्या आ जाएगा? फाई1 रेशियो फाई2 रेशियो फाई3 इज इक्वल टू 1:2:4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 44th क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन तो फॉर्मूला वाला पूछ दिया। फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी v has a momentum associated with if c is the velocity of light the momentum is। ये पूरा फॉर्मूला का सवाल है। आप फॉर्मूला भी याद कीजिए, इसीलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। आपको नीट में अगर 180 में से मिनिमम 160 से 170 नंबर लाने हैं मिनिमम, तो आपके पास एक अच्छा शॉर्ट नोट्स होना चाहिए विथ फार्मूला, सारे फार्मूले उसमें लिखे होने चाहिए। तो यहाँ से देखिए हमको पता है कि हमारा E का वैल्यू क्या होता है? डेट इज इक्वल टू P इंटू सी डेट इज इक्वल टू E, P इंटू सी डेट इज इक्वल टू E। तो यहाँ से हमारा P मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा? E डिवाइडेड बाई C। तो P विल बी इक्वल टू E का वैल्यू क्या होता है? h म्यू डिवाइडेड बाई C, h म्यू डिवाइडेड बाई C। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप क्या कीजिए, हाँ फार्मूला से आप इसको बना सकते हैं, SC/λ से भी बना सकते हैं। सबसे अच्छा है कि आप ये फार्मूला याद रखिए, PC इज इक्वल टू E, तो P बराबर E/C। बाकी 45 क्वेश्चन थे, खत्म कहानी। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़े आसान सवाल थे। इसमें अगर ओवरऑल रिव्यू करें
तो YDSC में भी थोड़े थ्योरेटिकल सवाल थे और इसमें ग्राफिकल सवाल थे, 2-3 क्वेश्चन थे जो अच्छे ग्राफिकल सवाल थे। तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट को भी कवर करना है, ग्राफिकल पार्ट के को भी कवर करना है, न्यूमेरिकल पार्ट को भी कवर करना है, साथ साथ फार्मूला का अलग सीट बना के उसका भी रिवीजन करना है।